तो देखिए अभी तक अपन ने आर आर एल और सी का इंडिविजुअल का बिहेवियर अपन ने देखा था। चल रहने जा रहा हूँ। ठीक है। अब एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर होते नहीं है, इसलिए प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के बिहेवियर के साथ अब हम डिस्कस करेंगे आरएल सर्किट और आरसी सर्किट। ठीक है। तो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर और प्योर रेजिस्टेंस हमने तीन केस डिस्कस किए थे। तो आरएल सर्किट जो होगा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, प्योर रेजिस्टेंस के अंदर तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। प्योर इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस सॉरी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो आरएल के केस में क्या होगा कि जो पावर फैक्टर होगा ना, या जो फेज एंगल होगा वोल्टेज और करंट का, वो 0 से 90 के बीच में होगा। प्योर रेजिस्टेंस है तो फेज एंगल 0, प्योर इंडक्टर है तो फेज एंगल 90 डिग्री, और आर और एल का जो कॉम्बिनेशन है तो फेज एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। इसके साथ साथ जो करंट होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री से कुछ कम पीछे होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एंड एल। आर और एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि फेज एंगल फाई का मान क्या होगा। ठीक है। ये तय बात है कि जो पावर फैक्टर होगा, द पावर फैक्टर शुड बी लैगिंग। एल है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, और सी है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। तो ये आपके एल है और ये आपके आर है। ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज लगा रखा है वी, ये रेजिस्टेंस है आर, ये इंडक्टर है एल, कॉइल बना रखी है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आर कहलाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी एल कहलाएगा। सप्लाई वोल्टेज वी दे रखी है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू, और ये करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है। और ये ऑल्टरनेटिव वोल्टेज वी जो आरएमएस वैल्यू है, उसकी वैल्यू होगी वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये आर और एल जो है वो दोनों दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है वी, इस वोल्टेज वी आर प्लस वी एल इक्वल टू वी होगा। लेकिन वी आर और वी एल सिंपल एडिशन नहीं है, ये फेजर एडिशन है। ठीक है। तो सिंपल ऐसा नहीं है 40 वोल्ट है या 30 वोल्ट है तो 70 वोल्ट हो जाएगा, नो, 70 नहीं होगा। कैसे निकालेंगे ये आगे डिस्कस करेंगे। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आर है, और वोल्ट इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी एल है। तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, आई इंटू आर, और इंडक्टर का वोल्टेज आई इंटू एक्स एल हो। ध्यान रखना, ये वोल्टेज कितना होगा, आई इंटू आर, और ये वोल्टेज कितना होगा, आई इंटू एक्स एल। ठीक, आई इंटू एक्स एल होगा ये। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस करंट जो है ये वोल्टेज के फेज में होगा, तो ये जो वोल्टेज होगा वी आर, ये तो करंट के साथ होगा, करंट के फेज में होगा, और ये जो वीएल जो होगा वो इस करंट से 90 डिग्री आगे होगा। क्यों, इंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे होता है या वोल्टेज आगे होता है। ठीक है। तो इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा दैट इज इंपॉर्टेंट। वी आर इक्वल टू आई इंटू आर इज इन फेज विद आई, मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप करंट के फेज में होगा, और वीएल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल लीड्स करंट बाई 90 डिग्री। तो वोल्टेज जो होगा वो 90 डिग्री आगे होगा करंट से। तो ये आई रेफरेंस वेक्टर है। ठीक है। तो ये जो वी आर है, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो करंट के फेज में होगा, विच इज इक्वल टू आई इंटू आर, और वीएल जो होगा वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा। तो आगे का जो मतलब है वो है केस में हमारे केस में क्या, इंजीनियरिंग के अंदर जो डायरेक्शन आगे की है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो 90 डिग्री आगे का मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। और वी आर बराबर
दिस इज आई इंटू आर और वी एल बराबर आई इंटू एक्स एल, और ये सप्लाई वोल्टेज है, दिस इज आवर सप्लाई वोल्टेज। दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, और फाई इज द पावर फैक्टर एंगल। फाई क्या है? पावर फैक्टर एंगल। दिस इज द पावर फैक्टर एंगल। फाई इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एंगल, ठीक है, आगे समझ में? तो इसमें यदि हम करंट को रेफरेंस मानेंगे तो वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज इसके साथ होगा, इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, ये टोटल वोल्टेज होगा, फेजर एडिशन होगा वी आर और वी एल का फेजर एडिशन वी। समझ में आ गया? तो वेव फॉर्म जो होगी, वेव करंट की जो इक्वेशन आएगी और वोल्टेज की इक्वेशन आएगी, वोल्टेज तो वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी जैसे ऊपर ही है, लेकिन करंट की जो इक्वेशन होगी वो होगी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि जो करंट है नेट करंट, ये नेट करंट है और ये नेट वोल्टेज है, तो ये करंट और वोल्टेज, वोल्टेज और करंट के फेज एंगल कितना है? फाइव। तो करंट जो है वो 5 डिग्री पीछे है वोल्टेज से। तो वेव फॉर्म जो आएगी, तो ये वेव फॉर्म यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये तो ओमेगा टी आ जाएगा, क्योंकि इसका एंगल जीरो है, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी जीरो। इसका मतलब हमारा वोल्टेज जो है वो जीरो रेफरेंस से चालू होगा, जीरो से चालू हुआ, ये वोल्टेज है, दिस इज वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज, ब्लैक कलर की। और आई की जो वेव फॉर्म है वो 5 डिग्री बाद चालू होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? फाइव। फाइव की वैल्यू कैसे निकालेंगे आगे बताऊंगा। तो इसकी इक्वेशन होगी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, करंट इज लैगिंग बाई 5 डिग्री बाई वी। करंट वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है तो बाद में चालू होगा, यहां से चालू होगा, ये करंट की वेव, जो रेड कलर की जो दे रखी है ये करंट की वेव फॉर्म है, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपके? फाइव हो जाएगा, ठीक है। ये फेजर डायग्राम हो गया, ये वेव फॉर्म हो गई। और इस फेजर डायग्राम से यदि आप देखेंगे, दिस इज अ फेजर डायग्राम, ये ध्यान रखना है आपको। ये तो फेजर डायग्राम हो गया, मैं लिख देता हूँ एक बार इसके ऊपर। फेजर डायग्राम और ये वेव फॉर्म है, वेव। अब इसके अंदर v इक्वल टू होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, यहां से देखिए आप। दिस v इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और वी आर इक्वल टू आई आर और वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। तो v इक्वल टू वी आर प्लस वी एल का अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, तो v इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट, v इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को हमने नाम दे दिया z। तो v इक्वल टू आई इंटू जेड, या आई इक्वल टू बी बाई जेड, वेयर जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये कहलाती है इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। जिस प्रकार से डीसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का बिहेवियर होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है, उसी प्रकार से एसी सर्किट के अंदर टर्म यूज की जाएगी इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, जिसको डिनोट किया जाता है जेड से। आरएल सर्किट के अंदर Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। आर रेजिस्टेंस की जो यूनिट है डीसी सर्किट में वो ओम है, इसी प्रकार से एसी सर्किट के अंदर इम्पीडेंस जेड की यूनिट भी ओम, ठीक है। तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और
यदि हम इसको फेजर नोटेशन में लिखेंगे, इसमें आगे फेजर है क्या? नहीं, फेजर फेजर नोटेशन नहीं है। इन फेजर इन फेजर फॉर्म z बराबर r प्लस जे एक्स एल। फेजर नोटेशन में z बराबर r प्लस जे एक्स एल। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई, यदि आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो z की वैल्यू होगी z एंगल फाइव या z एंगल थीटा। तो कैसे लिख सकते हैं हम? तो लिख सकते हैं z एंगल, ये ढंग से नहीं आ रहा है, थीटा या फाइव। इसको हम लिख सकते हैं, जेड क्या लिख सकते हैं? जेड एंगल फाइव। ठीक है, इस वाले डायग्राम से यदि आप देखेंगे तो फाइव का मान क्या हो जाएगा? ये देखिए, टेन फाइव बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो टेन फाइव बराबर वी एल अपॉन वी आर। ठीक है, इससे निकालेंगे। सो टेन फाइव बराबर, ये फाइव बराबर टेन इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। वी एल इक्वल टू क्या, आई इंटू एक्सएल। तो फाइव बराबर टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर हो गया। ठीक है, ये फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। फाइव इससे भी निकाल सकते हैं, या फाइव बराबर आर बाई जेड भी निकाल सकते हैं इससे। कॉस फाइव बराबर सीधा यदि परफेक्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा? आर बाई जेड। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या कहलाएगा? द पावर फैक्टर इज एन एसी डिफाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉस फाइव। हर केस में पावर फैक्टर क्या होगा? कॉस फाइव होगा। और यदि ये आपको निकालना है पावर फैक्टर कॉस फाइव, तो कॉस फाइव इक्वल टू हो जाएगा जेड आर बाई जेड। यदि सीधा पावर फैक्टर ही निकालना है आपको, तो आप कॉस फाइव निकाल लीजिए आर बाई जेड से। ठीक है, तो क्या निकलेगा? कॉस फाइव इक्वल टू कॉस फाइव इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड। आगे निकाल लीजिए, कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड। ओके, समझ में आ गया? तो जब भी आपके एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो कॉस फाइव आर बाई जेड से निकाल लीजिए। tan इनवर्स करके निकालेंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। फॉर्मूला वही है, एक्सएल बाई आर से निकालेंगे, फिर उसका tan इनवर्स लेंगे तो कॉस फाइव आएगा। ठीक है, इसके बजाय आप आर बाई जेड से निकाल लीजिए, सीधा कॉस फाइव आ जाएगा। ओके, अब इंपेडेंस ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ये इंपेडेंस ट्राइंगल कहलाएगा, इससे निकल जाएगा सारा सा। तो इंपेडेंस ट्राइंगल क्या है? वो ट्राइंगल जो रेजिस्टेंस, एक्सेल और आर के बिहेवियर को बताता है, वो ट्राइंगल इंपेडेंस ट्राइंगल कहलाता है। तो ये डायग्राम तो ऊपर वाला ही है। ये वी आर है, ये आई तो रेफरेंस हो गया, ये वी आर है, ये वी एल है, और ये टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, और ये एंगल हो गया फाइव। ठीक है, इसको आगे कर दिया, वी आर बराबर आई इंटू आर ले लिया, वी आर बराबर आई इंटू आई।
मतलब वी इन सबको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, वी आर बराबर आई इंटू आर, वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, और वी बराबर आई इंटू जेड। ठीक है, और ये फेज एंगल फाइव। तो इन सब में सब आई हटा दिया, आई यहां से हटा दिया, आई यहां से हटा दिया, आई यहां से हटा दिया, तो ये बच गया आर, ये हो गया एक्सएल, और ये हो गया जेड। दिस इज नोन एज द इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस ट्रायंगल का। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रोल प्ले करता है आपको इस सारी कैलकुलेशंस के अंदर। दिस इज नोन एज इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल। तीनों जो ये फेजर डायग्राम हो गया और ये इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया, तीनों अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसके साथ हमेशा आर नीचे आएगा, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ हमेशा आर होगा, यहाँ एक्सेल होगा, ऊपर की तरफ हमेशा एक्सेल आएगा, और ये जेड होगा। और ये जो फाई इज द पावर ऑफ ट्रायंगल या फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई। इधर वी होगा, ये वी है, इधर आई होगा, दिस इज फेज एंगल। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप ढंग से इसको समझ के करेंगे ना, जैसे इंटरेस्ट यहां से निकाल लीजिए। तो इम्पीडेंस जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे मैंने आपको बताया था, इस जेड को आप फेजर नोटेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। पावर फैक्टर ऊपर मैंने आपको बता दिया, cos फाइव इक्वल टू आर बाई जेड भी बताया था मैंने। फेज एंगल फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर। और वेदर करंट इज लैगिंग और लीडिंग, लैगिंग लीडिंग से दोनों लिख दिया है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से हमने ये चीज मालूम कर ली। पावर फैक्टर जो होगा आरएल के केस में हमेशा लैगिंग का, और ये जो चीजें हैं ये आरसी में और आरएल में दोनों में कॉमन रहेगी। इम्पीडेंस ट्रायंगल भी रहेगा उसी हिसाब से। समझ में आ गया? यस सर। ओके गुड। अब हम आरसी सर्किट डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको, या तो इसका एग्जांपल करवा देता हूँ, चूल्हे का एग्जांपल करवा ही देता हूँ पहले। पर्स में दे मम्मी को। ये देखिए एग्जांपल, प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक आरसी सर्किट कल करवाएंगे। एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्टिव सर्किट टेक्स अ करंट ऑफ 10 एम्पियर लैगिंग 30 डिग्री। एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्टिव सर्किट लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या इंडक्टिव सर्किट लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो दो तरह से दे सकता है, या तो कोइल के साथ रेजिस्टेंस दे सकता है, या कोइल का खुद का रेजिस्टेंस दे सकता है। तो आर और एक्सएल वो अलग अलग बना सकता है एग्जामिनर। तो टोटल रेजिस्टेंस में सर्किट का खुद का रेजिस्टेंस और कोइल का रेजिस्टेंस भी दे सकता है, या इंडक्टिव कोइल लिखता है, इंडक्टिव सर्किट लिखता है, इसका मतलब उस कोइल का खुद का रेजिस्टेंस ही दिया उसने, है ना। इसने क्या लिखा है, एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी होगी एफ। एक को इंडक्टिव सर्किट कितना एम्पियर करंट ले रही है, 10 एम्पियर, और कितना लैग कर रहा है ये, 30 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइव। वी दे रखा है 200 वोल्ट, आई दे रखा है 10 एम्पियर, और फाइव दे रखा है 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए, और कोइल का इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। एल का मान ज्ञात करना है। रिएक्टेंस तो कहलाएगा एक्स एल, और ये 2 पाई एफ एल से एल की वैल्यू ज्ञात। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, जेड बराबर क्या होता है, वी बाई आई। जेड बराबर वी बाई आई। ठीक है, तो 200 बटा 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और अगर इसको बताऊं, इम्पीडेंस ट्रायंगल सीधी आप देखेंगे ना, cos फाइव बराबर आर बाई जेड है ना, cos फाइव बराबर आर बाई जेड। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जेड cos फाइव।
ये भी ध्यान रखना है। और एक्सएल बराबर जेड साइन फाई, इसको मैं लिख देता हूँ आर बराबर जेड कॉस फाई। ठीक है, जेड कॉस फाई। और एक्सएल बराबर जेड साइन फाई, इससे निकल जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू वी अपॉन आई, 200/10 20 ओम आ गया। r बराबर जेड कॉस फाई, कैलकुलेटर से करना है आपको। तो r बराबर जेड कॉस फाई 20 इंटू कॉस 30 17.32 ओम। एक्सएल बराबर जेड साइन फाई 20 इंटू साइन 30 10 ओम। और एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, तो एल बराबर हो जाएगा एक्सएल अपॉन 2 पाई एफ। एक्सएल कितना है 10, ये 10 आ गया अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एफ। सोल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा 0.0318 हेनरी। एक्सएल आर की यूनिट ओम, एक्सएल की यूनिट ओम और एल की यूनिट हेनरी है। ठीक है, समझ में आ गया न्यूमेरिकल ये? यस सर। ओके गुड। अब मैं कुछ प्रॉब्लम आपको दे दूंगा करने के लिए, ठीक है ना। ये वैसे तो ये ट्यूटोरियल शीट दी हुई है, इसको कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉब्लम भी है, क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप कर लीजिए और फिर डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, बंद करें क्लास। सर ओके। समझ में आया ना थोड़ा? हाँ, इसको पढ़ते रहिए आप भाई, यूट्यूब पे भी डाल दिया मैंने इसको आपको। ठीक है, ओके।